हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट 20 विवेक क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। जब बात कार्बन की हो रही है तो आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और कार्बन का संकेत चिन्ह क्या होता है? सी होता है। और वायुमंडल में कार्बन 0.03% पाया जाता है। जबकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और इसका संकेत चिन्ह क्या होता है? Ca होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और इसका संकेत चिन्ह क्या हो जाता है? N होता है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और इसका संकेत चिन्ह O2 होता है। और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। हमारा अगला सवाल है, और ये भी बहुत ही विवेक सवाल है दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक बने रहना। तो हमारा अगला सवाल है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और दलाल स्ट्रीट का क्या अर्थ होता है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई का एक सड़क है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पाया जाता है। और यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और अन्य प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान भी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। हमारा अगला सवाल है, RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन सा होगा? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड RBI के मानदंडों के अनुसार उसे वैध दस्तावेज माना जाता है। अच्छा, कुछ अन्य वैध दस्तावेज का नाम बताएं। तो कुछ अन्य वैध दस्तावेज पासपोर्ट हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग का एक प्रकार है? तो कौन भूकंप तरंग का एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी तरंगे। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? भूकंप तरंग का पी तरंगे। और जब बात भूकंप की हो रही है तो आइए कुछ विशेष जानकारी इसके लिए प्राप्त करते हैं। जैसे कि भूकंप को किस में मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। अच्छा, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप 2 प्रकार के होते हैं। जैसे शारीरिक तरंग, जिसके अंदर क्या आता है? शारीरिक तरंग के अंतर्गत P और S आता है। और सतही तरंग के अंदर क्या आता है? तो सतही तरंग के अंदर L और R होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि P तरंग हो रही है, तो P तरंग क्या होती है? तो P तरंगे मुख्य 2 प्रकार की होती है। जैसे कि इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग या दबाव तरंग के रूप में भी जाना जाता है। वहीं एस तरंगे क्या होती है? एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है जो प्रसार की दिशा में लंबवत चलती है। वहीं बात करें आर तरंगे, तो आर तरंगे को रेले तरंग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एल तरंगे क्या होती है? तो एल तरंगे प्रेम तरंग के नाम से जाना जाता है। और यह भूकंप के केंद्र पर बहुत ही अधिक विनाशकारी होता है। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों और लास्ट तक बने रहना है। हमारा अगला सवाल है, एरेनियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो एरेनियोलॉजी का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मकड़ों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी का संबंध मकड़ों का अध्ययन से है। वहीं मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन का संबंध किससे हो जाता है? एपीकल्चर से हो जाता है। केचुआ पालन का संबंध वर्मी कल्चर से होता है। हमारा अगला सवाल है,
और दोस्तों हमारा अगला सवाल पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमें बारी बारी से हर क्वेश्चन का जानकारी लेना है और याद भी रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के किस छोर पर स्थित है? तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये भारत के किस छोर पर स्थित है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। जब बात नेपाल की हो रही है तो आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। और इसकी मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ का पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल की प्रधानमंत्री का नाम है पुष्पकमल दाहाल। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल दांडी बियो है, यानी गिल्ली डंडा। और यह भारत के कितने राज्यों से टच करता है? तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से टच करता है, जैसे बिहार हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल साइंस का है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक हमें सभी 20 क्वेश्चन को एक एक करके करना है और उससे संबंधित फैक्ट को याद करना है। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए एलएपी टेक्नीशियन का भी बहुत ही जल्द क्लास करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ 1 के जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। अच्छा, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण निकालने का क्या सूत्र होता है? तो त्वरण निकालने का सूत्र होता है A बराबर V - U/T, जहाँ A एक्सेलरेशन मतलब त्वरण हो जाता है, V अंतिम वेग हो जाता है, U प्रारंभिक वेग हो जाता है और T समय हो जाता है। हमारा अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल किसका मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा, टीन एवं जस्ता। तांबा, जस्ता और टीन गन मेटल का मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर जब एक नए तत्व का निर्माण करता है उसे मिश्रण कहते हैं। आइए मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानते हैं। जैसे पीतल, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। सोल्डर, सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। स्टील, स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण से मिलकर स्टील बना होता है। हमारा अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, 64 योगिनी मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो 64 योगिनी मंदिर का अन्य नाम है एक सट्टो महादेव का मंदिर, जो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। हमारा अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। माघ साजी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो माघ साजी को किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, बात जब उत्सव की हो रही है तो आइए उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बुरी बूट, मायोको, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव ये मनाया जाता है। वहीं असम की बात की जाए तो असम में अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बेजागू, देहिंग पटकाई का त्यौहार असम में मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्जात बल। अच्छा, अंतर्जात बल क्या होती है? तो अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं, अंतर्जात बल कहलाते हैं। जैसे भूमि निर्माण बल अंतर्जात बल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? पर्वत निर्माण हो जाएगा, महाद्वीप निर्माण हो जाएगा। जबकि बहिर्जात बल, बहिर्जात बल किसे कहते हैं? तो बहिर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के सतह पर कार्य करते हैं। जैसे कि
पवन हो गया, तरंग हो गया, जल हो गया। ये बहिर्जात का उदाहरण है। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को दर्शाता है? तो सलमान रुश्दी का वह कौन सा पुस्तक है जिसमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन का वर्णन किया गया है? तो इस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडनाइट चिल्ड्रेन्स। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो भारत की आज़ादी से लेकर उसके विभाजन तक की कहानी को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द मूरस लास्ट साइन, इसका लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द गोल्डन हाउस, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक भी सलमान रुश्दी ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जो लंदन में भारतीय सदस्यों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से इसकी स्थापना की। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अम्ल एक पादप हार्मोन है जो पौधे के तनों को बढ़ने में मदद करता है और यह पौधों के तेजी से फूलने का कारण भी बनता है। साथ ही साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है? तो साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन में मदद करता है। वहीं बात की जाए एथिलीन की, तो एथिलीन क्या है? तो एथिलीन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होती है और यह हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप से संबंधित रखता है। वहीं ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है जो ऊपर अर्थात प्रकाश की प्रारों की ओर वृद्धि करता है। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशाखा विश्वास के किस कविता संग्रह ने मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्यकार पुरस्कार 2023 जीता? तो विशाखा विश्वास के किस कविता संग्रह ने मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2023 जीता? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतल स्वता विरुद्ध उपकृतन। ये पुस्तक विशाखा विश्वास ने लिखा जिनके कारण उन्हें मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो स्किप नहीं कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई जिसमें से इस युद्ध के कारण 146 ब्रिटिश कैदियों को रात भर बहुत छोटे कमरे में कैद किया गया था और 146 में से 123 की मौत दम घुटने और गर्मी के कारण हो गई थी। अच्छा, ब्लैक होल की दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की दुर्घटना 20 जून 1756 को हुई थी और इस सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। और ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपया के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका चित्र रूपांकन किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी नए 50 रुपया का जो नोट है
उसके पृष्ठ भाग में किस चित्र का रूपांकन किया गया है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी का पत्थर से बना रथ 50 रुपया के पृष्ठ में पाया जाता है। मंगलयान, मंगलयान कितने रुपये में पाया जाता है? तो मंगलयान 2000 के रुपए के नोट में पाया जाता है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट में पाया जाता है। लाल किला, लाल किला 500 रुपये के नोट पे पाया जाता है। वहीं बात करें कोणार्क की, तो कोणार्क का मंदिर 10 रुपया के नोट पे पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। यूरेनस, यूरेनस को हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि यह सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और वहीं बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है एवं इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है। आई रिपीट, पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। शनि, शनि क्या है? तो शनि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें वलयों की संख्या पाई जाती है, यानी रिंग्स, रिंग्स पाया जाता है शनि ग्रह में, और शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। वरुण यानी नेपच्यून, नेपच्यून इसे हरा ग्रह कहा जाता है और यह सौर परिवार का चौथा बड़ा ग्रह है। दोस्तों मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, बृहस्पति, बृहस्पति यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है एवं इसे पीला ग्रह कहा जाता है। शनि, शनि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें वलयों की संख्या यानी रिंग्स पाया जाता है तथा इस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। वरुण, नेपच्यून, नेपच्यून इसे हरा ग्रह कहा जाता है और यह सौर परिवार का चौथा बड़ा ग्रह है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलेंट कांच। फिलेंट कांच का प्रयोग बिजली के बल्ब, कैमरे के लेंस और दूरबीन बनाने में की जाती है। वहीं बात की जाए क्राउन कांच की, तो क्राउन कांच का प्रयोग चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के कांच के बने पदार्थ और कुकवेयर बनाने में किया जाता है। फाइबर कांच, फाइबर कांच का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव इत्यादि में किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और याद करें, साथ ही आप उन्हें अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि जितना आप लिखते हो उससे आप कहीं बेहतर तरीके से याद कर पाते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। और मैं आपको फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया? तो विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाएँ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।